गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन स्टार्ट करते हैं अपने इस स्लाइड के टाइम पे अपनी लाइफ में फ्लक्चुएशन आया था, तो अपनी इस स्लाइड को एक बार वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। अपने लास्ट क्लास में बात की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे मिलके बने हुए होते हैं। वो बेस किन किन चीजों से मिलके बना हुआ था? तो अपने पास दो पॉइंट्स थे। सबसे पहले सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस की इंटरलॉकिंग पे या सरफेस के नेचर पे। क्यों? क्योंकि जितना स्मूथ होगा, जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड कौन सा पोर्शन था? अडेसिव फोर्स। कौन सा? अडेसिव फोर्स। तो अडेसिव फोर्स में क्या था कि जैसे ही हम किसी दो सरफेसेस को फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं या वो एक दूसरे पे रब होती है, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स गिव और टेक एक रिलेशन बनता है जहां से अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होता है। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सॉरी। ठीक है, तो अब एक बार के लिए एक अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर छोटा सा मिस्टेक है। मैंने कहा था कि ये जितने भी नोट्स हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं। तो हैंड रिटन नोट्स को मैंने वर्ड पे क्या किया? टाइप किया है। तो आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि फर्स्ट क्लास में छोटा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए, फ्रीकेशन। ठीक है, तो मैं इस चीज को एक बार करेक्ट कर देता हूं, या नोट्स में आप कर लेना। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। क्लियर? बाकी आपके लिए प्रॉपर करेक्ट है। बाकी और कहीं भी अपने मिस्टेक्स नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइटल होता है उसमें वर्ड है, वो ऑटो करेक्ट नहीं कर पाता और मेरे से बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक होगा। मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ टाइपिंग में। ठीक है, तो अपना आपस स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ऐसा कुछ आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलती हो तो आप इग्नोर कर दीजिएगा उन चीजों को। ओके, तो अपना टॉपिक कौन सा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस, जैसे मैंने अभी बात की कि नेचर ऑफ सरफेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास क्या मिलता है? वो सरफेस एरिया जो मेरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया है। कौन सा सरफेस एरिया? जो मेरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है। तो इसीलिए फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट विथ ऑब्जेक्ट। आप यहां पे क्या मेंशन कर सकते हो? विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? सेकेंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? नॉर्मल फोर्स के। ये आपको लगेगा शायद वापस स्टार्ट किया, वापस नहीं किया, उस टाइम पे लाइट चली गई थी। ठीक है, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इंक्रीजेस द वेट ऑफ द बॉडी कॉज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं एक बार। अपना जो क्या है फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नॉर्मल फोर्स के। क्लियर? अब आपको आइडिया है कि अगर डायरेक्टली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? अगर मैं नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज करता हूं तो क्या मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा? बेस होगा, ऑब्वियसली होगा। और अगर मैं नॉर्मल फोर्स को डाउन करता हूं, अगर मैं किसी भी सिचुएशंस में मेरे नॉर्मल फोर्स को डाउन कर रहा हूं तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी डाउन होगा। तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकले कि नॉर्मल फोर्स है क्या? बेसिकली नॉर्मल फोर्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैं परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता हूं। कैसे? जैसे ये मेरी एक सरफेस है, इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं जो मेरे सरफेस के साथ एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। कितने? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। वहां पे वो क्या होगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल फोर्स है। या एक सिंपल वे में समझाते हैं, देखो अगर मैं किसी भी वेन मशीन के ऊपर खड़ा हूं, सपोज मेरा 100 केजी वेट है, तो मैं उस मशीन पे क्या कर रहा हूं? एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं। कौन सा फोर्स? नॉर्मल टुवर्ड्स द ग्रेविटी। क्लियर हुआ? तो बेसिकली नॉर्मल फोर्स का मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स उसमें अंदर मिला रहता है, नॉर्मल फोर्स mg। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि एन इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी कॉज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्वियसली इस चीज को ध्यान से देखिए कि जब वेट इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ऑब्वियस है, फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन इसी में छोटा सा क्लोज है, उसी को मैंने यहाँ पे नोट के वे में एक्सप्लेन किया है कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ
सरफेस एरिया। फ्रिक्शन क्या नहीं करेगा? डिपेंड नहीं करेगा। गौर करना, फ्रिक्शन क्या नहीं करेगा? डिपेंड नहीं करेगा अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया। कब? इन कॉन्टेक्ट बिटवीन द मूविंग बॉडीज, जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो। इन चीजों को आप, जैसा मेरे पास दो तरीके से फ्रिक्शन अप्लाई होता है। जब एक स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, एक डायनामिक फ्रिक्शन होता है। डायनामिक का मतलब आप स्लाइडिंग मूविंग दोनों ले सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन को डायनामिक फ्रिक्शन से कंपेयर करने के लिए, वो एक अलग पॉइंट रहेगा। ये केवल किसकी कंडीशन पे बेस्ड है? यहां पे आप रेड डॉट लगाएं, इन कॉन्टेक्ट द मूविंग द मूविंग बॉडीज। मैंने यहां कंपेयर किससे किया है? मूविंग बॉडी से, कि अगर मेरे पास दो मूविंग बॉडीज हैं तो वो डिपेंड नहीं करेगी किसके? अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया जो उसके टच में आ रहा है। क्लियर वो पॉइंट? ओके। फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर्स। जो फ्रिक्शन होगा वो किन के बिटवीन होगा? दो सॉलिड सरफेस मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर्स। क्लियर है? जैसे मोशन रेस्पेक्टिव मोशन पढ़ा था कि कोई भी सरफेस, चाहे मेरे पास तीन सर्फेसेज हो, जैसा एक सरफेस मूव कर रही है, दूसरी रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट में ये मूव कर रही हो। मैं सेकंड की बात करता हूँ, तो अगर ये बैक साइड में मूव कर रही है या फ्रंट साइड में मूव कर रही है तो भी ये रिलेटिव मोशन हुआ। और थर्ड कौन सी है? अगर ये बैक साइड में मूव कर रही है और ये रेस्ट में, तो भी रिलेटिव मोशन होगा। यहाँ पे तीनों कंडीशंस में फ्रिक्शन अप्लाई होगा। और कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट टू मूविंग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट होगा, ठीक है। डज नॉट डिपेंड द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू सरफेसेस एंड द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका M1 M2 M3 है। इसको बेटर समझने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूं, इफ M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M3 इक्वल्स टू M। मैंने सबका वेट सेम कर दिया, ठीक है। क्लियर? मैंने सबका वेट क्या? वेट सेम किया। अब यहां देखिए एक बार कि तीनों जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला को समझना जरूरी है। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, P इक्वल्स टू F अपॉन A, क्या यहां पे मैं P A F कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे P A F कर सकता हूं? ओबेस, ये क्या है यहां पे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपको इसका आइडिया है? प्रेशर, प्रेशर, ये एरिया, इन तीन के बारे में आप क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं कि जितने अमाउंट में मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर मैं एरिया को उतनी ही अमाउंट में रिड्यूस कर देता हूं, तो क्या मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा? नहीं। या एक सिंपल सा मेरी कि एफ की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं प्रेशर को जितना अमाउंट में इंक्रीज कर रहा हूं, एरिया को भी उतने अमाउंट में रिड्यूस कर दूं, तो क्या फ्रिक्शन या फोर्स की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। इसी एग्जांपल को यहां पे अप्लाई किया गया है, जो सेकंड कंडीशन, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन कि M1 M2 M3 ये तीनों का वेट क्या क्या सेम, तीन सेम ऑब्जेक्ट्स को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 3575 न्यूटन, इनको पुल करने के लिए, एग्जांपल के लिए कोई भी एक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना जनरेट हो रहा है? 30 न्यूटन। अब जब तीनों बॉक्सेस को मैं वाइडली करता हूं, तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ? एरिया रिड्यूस हुआ है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो गया। एरिया रिड्यूस हुआ है, फ्रिक्शन इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सम अमाउंट 30 न्यूटन आ रही है। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं M1 M2 M3 3575 सेम फोर्स अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो एरिया इस बार एक्सपांड हुआ है, एरिया इंक्रीज हुआ है, मेरा प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो जितनी अमाउंट में अगर एरिया को इंक्रीज कर रहा हूं, उतनी अमाउंट में अगर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि मेरा जो मूविंग कंडीशन में, किस कंडीशन में? मेरी मूविंग कंडीशन में सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। ये एक स्पेशल यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? ओके।
मैं इनको सेव कर देता हूं एक बार। हर एक स्लाइड्स को सेव करते हुए चलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम क्या हुआ था कि अपनी लाइट ने इंटरप्ट किया था और अपनी क्लासेस मिस हो गई थी। ठीक है, ये समझ आया आपको? 10 न्यूटन 10 न्यूटन टोटल कितना? 30 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन जनरेट हुआ है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन ने बात की फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किन चीजों से मिलकर बना होता है, देन अपन ने फ्रिक्शंस के डिपेंडिंग फैक्टर्स के बारे में बात की। तो अभी एक बार देखते हैं कि फ्रिक्शन के टाइप कितने हैं। सबसे फर्स्ट मैं किस टाइप की बात करूंगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन का सेंस क्या हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है, मैं उस पर कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है जिसको मूविंग कंडीशन में आने के लिए मिनिमम फोर्स मिनिमम लिख सकते हैं 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन का क्या चाहिए उसको? फोर्स चाहिए मूविंग कंडीशन में आने के लिए। लेकिन मैं इस पे सबसे पहले क्या करता हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ। क्या मूविंग कंडीशन में होगा? नहीं। रीजन, मैंने कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया लेकिन वो मूविंग कंडीशन में नहीं आया। उसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर, यहाँ पे सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, और जहां कांटेक्ट में है वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? फ्रिक्शन। तो 5 न्यूटन फोर्स को किसने बैलेंस किया? फ्रिक्शन ने। क्लियर? अब अगर कुछ देर बाद में मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अभी भी ये मूविंग कंडीशन में होगा? नहीं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है? 15 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब सपोज मैंने यहाँ पे 45 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अभी भी नहीं होगा। तो 45 न्यूटन तक के फोर्स को या 49 न्यूटन तक के फोर्स को कौन बैलेंस आउट कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला अपना जिस टाइप के अपन फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सा टाइप है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे फर्स्ट टाइप फ्रिक्शन का कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो पुराने टाइम अपने लोहे के संदूक हुआ करते थे। ठीक है, लोहे के संदूक या हैवी वेट्स के लिए बैग्स मान सकता हूं। तो एक बार संदूक का एग्जांपल लेते हैं। जैसा ये एक पुराना संदूक है हैवी, अगर मैं इस पे फोर्सेज अप्लाई करता हूं, कितना? सपोज इसको भी मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 50 न्यूटन। और मैं इस पे कितना अप्लाई कर रहा हूं? 55 न्यूटन। मैं कितना अप्लाई कर रहा हूं इस पे? 55 न्यूटन। क्लियर हुआ? तो क्या ये बॉक्स मूव होगा? बिल्कुल होगा। ये बॉक्स क्या होगा? यहां तक क्या हुआ? मेरे पास बॉक्स यहां तक शिफ्ट हो गया। अब इस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोल सकते हैं अपन? ऐसा कहेंगे सर घसीटा गया है। ठीक है, और इसी चीज को क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहां पे कितना सम अमाउंट ऑफ इसने फ्रिक्शन जनरेट किया, सम अमाउंट ऑफ यहाँ पे इसने फ्रिक्शन जनरेट किया अपोजिट डायरेक्शन में, उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हुआ? जैसे अपने अब एडवांस देखते हैं, जो अपने बैग्स हैं, कैरिंग बैग्स, उनके नीचे भी जो हैवी ट्रेवलिंग में काम आते हैं उनके नीचे भी 2 व्हील्स अप्लाई कर दिए गए हैं। ट्रॉली बैग्स की बात करो, उनके नीचे 4 व्हील्स हो गए हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है, पहले सिलेंडर अपने किसी भी लकड़ी के बॉक्स पे या किसी के ऐसे छोटा सा लकड़ी का वुडन का पीस लिया और उस पे रख देते थे, लेकिन अभी सिलेंडर्स के नीचे भी क्या आते हैं? व्हील्स अप्लाई हो गए। कि अपने जो हाउस वाइफ्स हैं या जो होम मिनिस्टर्स हैं, हाउस वाइफ्स को क्या कहेंगे? होम मिनिस्टर, घर के कर्ता धर्ता। तो बेसिकली उनके लिए वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन, जो वो ट्रेस बनाई है उनको नीचे व्हील्स अप्लाई किए हैं, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसी का एक एडवांस वर्जन तैयार किया है जिसके नीचे मैं व्हील्स अप्लाई कर रहा हूं।
ठीक है, इसके नीचे क्या अप्लाई कर दिया मैंने, व्हील्स अप्लाई कर दिए। तो क्या ये व्हील्स फ्रिक्शन की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि जितना पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट था रोलिंग फ्रिक्शन में, उससे कम फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इस बारे में जरूर बात करेंगे अपन आगे चल के। लेकिन अभी सपोज इसको फ्रिक्शन मिनिमम कितना चाहिए, बोले सर वेट सबका सेम है, वेट कितना है, एम एम, वेट सबका सेम है, तो यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। सपोज अपन 30 न्यूटन फोर्स मानते हैं, 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसकी भी वैल्यू रिड्यूस होगी। क्लियर हुआ, जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। या एक बार आप अपने अमाउंट 50 न्यूटन बोला, हाँ सर मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट आप मिनिमम लेके चल रहे हो ना, तो मिनिमम तो फिर यहाँ पे रिड्यूस करके लिखेंगे, क्योंकि फिक्स फोर्स अप्लाई कर दो, डिपेंड चेंज क्या होगा, चेंज यहाँ पे होगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कंपेरेटिवली लोअर फ्रिक्शन अप्लाई होता है मेरे रोलिंग फ्रिक्शन पे। तो आप लोगों को रोलिंग फ्रिक्शन समझ आया एक बार के लिए, ठीक है। एग्जांपल्स में बेसिकली अपन देख रहे हैं कि किसी एक बॉल को पुश कर रहा है, तो जब तक इसका स्टैटिक रिजिड फॉर्म में है तो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा मैक्सिमम। देन अपन अलमीरा को विदाउट, यहाँ पे आपको कोई व्हील्स नहीं शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। और देन लास्ट में क्या है, मेरी बॉल है, यहाँ बॉल पे भी मैं ऐसा बना देता हूँ। क्लियर, यहाँ पे मेरी बॉल को भी पुश कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन है, रोल हो रहा है। ये चीज क्लियर हुई, ओके। इसको सेव करते हुए चलेंगे फिर से, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। ओके, मैं नीचे का एक बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि नीचे को लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझाने के लिए वहां पे आपको एक ग्राफ चाहिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है, कि कोई भी रिलेटिव मोशन अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई भी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी मेरी दो सरफेसेज हैं, जैसा ये मेरे पास दो सरफेसेज हैं, या तो ऊपर वाली मूव कर रही हो या नीचे वाली मूव कर रही हो, या बेसिकली मैं कह सकता हूं कि दोनों ही मूव कर रही हैं। क्लियर हुआ, तीनों सरफेस, ये तीनों ही बेसिकली मेरे पास क्या हुआ, रिलेटिव मोशन के अंदर सिचुएशंस फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको दोबारा करते हैं, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट, वो फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करता है किनके बीच में, बिटवीन टू सर्फेसेज इन कांटेक्ट वेयर देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, लेकिन मैं कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे को बैलेंस आउट करने के लिए मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इस चीज को मार्क कर लीजिए, ऐसा छोटा सा नोट लगा लीजिए यहाँ पे, नोट, force of static friction is always to applied force। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के। ये मैं कहा एक्सप्लेन करूंगा, नीचे मेरे पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप यहाँ पे एक बार याद रखिए इस चीज को, कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज टू द अप्लाइड फोर्स। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हो आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नोट, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मेरे को इसके लिए आपको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, ओके। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ग्राफ अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर, लेकिन मैं आपको ग्राफ यहाँ पे बना के समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ग्राफ्स है, अब ये किन दो चीजों के मिल में बना हुआ है, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स और
अप्लाइंग फोर्स के मिड में, किन दो चीजों के मिड में बना हुआ है, किन दो के मिड में बना हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइंग फोर्स के मिड में। अगर मैं एक पॉइंट है कि मैं अगर अप्लाइंग फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स, सपोज मेरे पे यहाँ पे एक बॉक्स है, इस चीज को ध्यान से समझिए, इस बॉक्स पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास रिवर्ट में कितने का फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा? क्या ये बैलेंस कंडीशन में है? फोर्स याद है, एक बैलेंस फोर्स था, एक अनबैलेंस फोर्स था, ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात करता हूं तो बैलेंस फोर्स का क्या मतलब था कि व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स इन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब मैं सेम अमाउंट का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता हूं तो वहां पे क्या होगा, बैलेंस फोर्स। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या मेरा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, बैलेंस कंडीशन में? बिल्कुल है। तो कितना अमाउंट का फ्री रिटर्न में मेरे को फोर्स बैलेंस करने के लिए होगा 5 न्यूटन, करेक्ट है। अब इसी चीज को दूसरे देखिए, सेम बॉक्स है, अगर मैं इस पे 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अब मेरे को बताइए रिटर्न में कितना फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा रिटर्न में? सेम 15 न्यूटन। क्लियर? लेकिन ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक होगा? रीजन है, इसको मैक्सिमम या मिनिमम वो फोर्स कितना अमाउंट का होगा ये उस पर डिपेंड करेगा जब ये मूविंग कंडीशन में आए। तो ऐसा कुछ देर पहले अपन ने लिया था, कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए, सपोज 15 न्यूटन, जब तक मैं 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये सेम रहेगा। क्लियर है? तो सपोज अभी मैं कितना अप्लाई करता हूं, 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन को क्या ये अभी भी रेस्ट कंडीशन में है? बिल्कुल है। तो बैलेंस करने के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स रिवर्ट करेगा मेरे को, सेम 40 न्यूटन। तो आपने देखा एक चीज कि मेरा जो अप्लाइंग फोर्स है वो जितना इंक्रीज कर रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना इंक्रीज होगा, जितना मैं अप्लाइंग फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही मेरा फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो याद आ रहा है कुछ अपन ने 7th क्लास में मोशन में अंदर पढ़ा था लास्ट ईयर कि ये यूनिफॉर्म मोशन, सेम इक्वल अमाउंट कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं किसी यूनि डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूं तो एक ग्राफ फॉर्म होता था, कौन सा? इन स्ट्रेट लाइन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर मैं ग्राफ में कन्वर्ट करता हूं तो ये ग्राफ फॉर्म होगा मेरे पास। अब यहां पे देखिए, जैसे मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो जितना मेरा अप्लाइंग फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही है, इस पॉइंट पे देखते हैं तो जितना मेरा अप्लाइंग फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही है। आप क्लियर देख पा रहे हैं इस चीज को? जैसे जैसे मैं मेरा अप्लाइंग फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? कब तक? जब तक मैं उसके उस मिनिमम फोर्स की अमाउंट तक नहीं पहुंच जाता जब वो स्लाइडिंग या रोलिंग कंडीशन में, बेसिकली इन दोनों को बोल सकते हैं डायनामिक, ठीक है, डायनामिक सिचुएशंस में नहीं कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है पॉइंट? अब इसी को थ्योरेटिकल देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। कैसे? व्हेन वी चेंज द अप्लाइंग फोर्स, मैं क्या चेंज कर रहा हूं, अप्लाइंग फोर्स, द फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, हमें पहले से आइडिया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्राई टू मूव ए बॉडी टू ईस्ट, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज टू द वेस्ट। अगर मैं इस डायरेक्शन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने की अप्लाई करता हूं फोर्स तो वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा। एंड वी ट्राई टू मूव द बॉडी टू द नॉर्थ, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द साउथ। अगर मैं नॉर्थ की तरफ अप्लाई करने की कोशिश करता हूं तो वो कहां जाएगा, साउथ की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए adjust itself so that its magnitude is always to the magnitude of applying in force। अब यहां पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है, मैं इसको मार्क कर देता हूं रेड कलर से। स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ सो इट्स मैग्नीट्यूड, क्या? मैग्नीट्यूड। क्योंकि आप यहां पे एक चीज ध्यान दे पा रहे हैं कि अगर मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, अप्लाई हो रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। अगर मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया देन साउथ साइड में उसकी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो वैल्यू सेम है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहां पे एवरी पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कीजिए। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा वैल्यू सेम रहेगी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की।
लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटीज दो चीजों से मिलकर बनती है, एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड। क्लियर है? डायरेक्शन को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं, और जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होता हूं तो मैग्नीट्यूड मतलब मैं उस चीज का मोड कर रहा हूं। ठीक है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब मेरी जो ऑब्जेक्ट उसका प्लस माइनस डायरेक्शन को रिमूव कर रहा हूं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाई फोर्स। मेरा किसका मैग्नीट्यूड? अप्लाइंग फोर्स का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्लियर है पॉइंट? ये ग्राफ समझ आया? ओके, अभी इसको अपन सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन आज का ये लास्ट रहेगा, कल यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड कौन सा है मेरा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई एक अलग ऐसा डिफरेंट पार्ट नहीं है, ये एक कंडीशन है। एक जैसा अपन बोलते हैं कई क्वेश्चंस में केस फर्स्ट केस सेकंड, वैसे एक केस है, कंडीशन है। कैसे? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स present when a body just begin to slip over, जस्ट बिगिन टू स्लीप, और जैसा ही वो स्टार्ट होती है डायनेमिक कंडीशन में उससे पहले, द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या सेकंड उसको क्या कह सकते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक नाम और क्या मिला? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जैसे अपन ने ग्राफ फॉर्म किया था, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या कह सकते हो? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी का एक अनदर वर्ड क्या है मेरे पास? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसको इस पॉइंट से समझते हैं। देखिए, अभी अपन ने ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ में अपने क्या बनाया था? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म की थी, एक्स एक्सिस फॉर्म की थी। ये क्या है मेरी? एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूं? अप्लाइड फोर्स। वाई एक्सिस पे क्या ले रहा हूं? फ्रिक्शन। क्लियर है? तो अब अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करता हूं, जैसे मैं एक इस पॉइंट पे मार्क कर देता हूं, एक मैं इस पॉइंट पे मार्क कर रहा हूं, और एक इस पॉइंट पे मार्क कर रहा हूं, मैंने 3 मार्क किए। जैसा ही मैं इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलाता हूं, क्या मेरे पास जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है अप्लाइंग फोर्स की और फ्रिक्शनल फोर्स की, वो सेम होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, एक तरीके से मोशन नहीं बोल सकते, यूनिफॉर्म अप्लाइंग फोर्स हुआ। ठीक है, कर्व कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ये कर्व थोड़ा नीचे आया, देन उसके बाद में स्ट्रेट है। तो ये जो नीचे कर्व आ रहा है यहां से, इसका क्या सेंस हुआ? कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स अप्लाई करता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जैसा इस ऑब्जेक्ट पे मेरे को फोर्स अप्लाई करना है 15 न्यूटन, इसका मिनिमम फोर्स जो इसको मूविंग कंडीशन में डायनेमिक कंडीशन में लाने के लिए इस पे होना चाहिए, वो कितना होगा? 15 न्यूटन सपोज। लेकिन ये एक बार मूविंग कंडीशन में आ गया, तो क्या 15 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई करना होगा? नहीं, कुछ लोअर। जैसे गाड़ी की कंडीशन बात करें, अगर गाड़ी की बात करें, तो गाड़ी खराब हो गई आपकी, खड़ी है। एक बार जब धक्का स्टार्ट करना हो उसको, धक्का स्टार्ट जानते हैं ना, धक्का लगाया, देन उसको क्लच छोड़ के स्टार्ट किया। तो अगर धक्का स्टार्ट चाहिए तो कोई 2 से 3% चाहिए कार को पुल करने की, पुश करने के लिए। क्लियर है? तो वहां पे अगर 3% ने कार को एक बार मूविंग कंडीशन में ले आए, देन आफ्टर दैट अगर 1% रिमूव भी हो जाता, हट भी जाता है, फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, कर सकते इजीली मूव कर सकते हैं। क्लियर बाय पॉइंट? तो इसीलिए ये एक बार सडन रिड्यूस होता है, देन उसके बाद में ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का क्या है मेरा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस पॉइंट को क्या कहूंगा मैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स present when a body just begin to slip over the surface another body is called the maximum static friction or limiting friction। क्लियर हुआ? ये डेफिनेशंस एज इट इज है, ये नोट्स आपको नोट डाउन नहीं करने, ये आपको मैं ऐसे कैसे इजीली, ये देखिए जैसा मैं पीडीएफ फॉर्म में सेव कर रहा हूं, आफ्टर वीडियो जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। आप इसी से पढ़िए,
एज इट इज अपन ने कोई भी जितने अपने हैंड रिटन नोट्स थे उन सबको क्या किया यहाँ पे वर्ड में कन्वर्ट कर लिया एक अच्छे प्रॉपर डायग्राम्स के साथ में। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, आप लोगों को समझ आया? अगर कुछ इश्यूज हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।